नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के अगले दिन मैं आपको अपनी गुरु समान मौसी पूनम मौसी डॉक्टर पूनम सिंह की एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी का चयन मेरी गुरु समान मेरी माँ ने किया है और मेरी बात होती तो मैं दूसरी कहानी पढ़ती। इस संग्रह में बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ पूनम मौसी को कि इतनी खूबसूरत कहानियाँ इस संग्रह में हैं। सार्थक जो इसकी शीर्षक कहानी है वो भंगियों के जीवन को लेकर है और एक और कहानी है जो बहुत अपनी ओर खींचती है, वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ऊंची जाति और तथाकथित नीची जाति के व्यक्ति के बीच ज़मीन की लड़ाई को लेकर है और शायद वह बहुत दिलचस्प है, शायद वो भी मैं आपको कभी सुनाऊं। और एक और कहानी है जो युद्धम देही के नाम से है और जिसमें नॉर्थ पॉइंट कॉलेज के परिसर में, नॉर्थ पॉइंट कॉलेज हमारे शहर में नहीं है लेकिन नॉर्थ पॉइंट स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी शिक्षा वहाँ ग्रहण की और उसके जो संस्थापक थे पार्थो मित्रा, उनको किन्हीं ने बाद में गोली मार दी। उन्होंने ही ये नॉर्थ पॉइंट स्कूल पहले किराए में बहुत सी जगहों पे चला और मैंने वहाँ सोचिए कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 2 की पढ़ाई की और फिर उसके बाद सीधा मुझे प्रभात तारा भेजा गया, जो कि उस वक्त इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल था। उस वक्त इस शहर में CBSE और ICSE बोर्ड के कोई स्कूल्स नहीं थे। ये बात है 1993 की, जब मैं दूसरी कक्षा से चौथी में सीधा पहुंच गई प्रभात तारा। वो एक कॉन्वेंट है और अब भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रतिष्ठित है और वहाँ के सिस्टर्स से मेरी दोस्ती भी है। तो खैर, नॉर्थ पॉइंट वाला हो सकता है कि मैं वो भी आपको कभी पढ़ के सुनाऊँ, क्योंकि उस नाम से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। और पार्थो मित्रा सर, जिन्हें हम बिग सर कहते थे, वो बहुत एक कुशल प्रशासक थे बतौर स्कूल प्रिंसिपल, और उनकी माँ थी और बहुत सी स्मृतियाँ हैं उस स्कूल की, जिनमें सबसे प्यारी है कि एक बार मेरे पिता आए और पटना से और सीधा स्कूल पहुँचे और मुझे लंच में घर लिवा लाया, और वो शायद मेरी ज़िंदगी का, स्कूल की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। खैर, तो मेरे पिताजी पटना में नौकरी करते थे, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ दोस्तों, ये शहर मुजफ्फरपुर है और चूँकि ये नाम मुझे प्रिय है, परिचित है, इसलिए मैंने नॉर्थ पॉइंट नाम पे इतना कुछ कहा। लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है यात्रा। और ये कहानी मैं समर्पित करना चाहती हूँ अपने बहुत से गुरुजनों को। सबसे पहले समर्पित करना चाहती हूँ अपने गुरु समान पिता को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी गुरु इंदु जैन को, जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का पहला बड़ा पुरस्कार दिया। उनकी कविता पुस्तक मेरे पास दिल्ली में रखी हुई है और कभी मैं उस पुस्तक से आपको कविताएं सुनाऊंगी। मेरी गुरु रेखा सेठी को, बहुत से लोग हैं, चित्रा जी, चित्रा मुद्गल, और कितने लोग हैं साहित्य में, कितने कवि हैं, मदन कश्यप हैं, मंगलेश जी हैं, बहुत से कवि हैं, तत्काल सदानंद शाही जी हैं, बहुत से कवि हैं जिनसे करीब से कविता पर बात करने का मौका मिला है, इसलिए एकदम से उनका नाम सामने आ रहा है। दिवंगत केदारनाथ सिंह जी और कितने सारे लोग हैं, मेरे बहुत से अग्रज कवि हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय है जब हम सबको याद कर सकते हैं बहुत सम्मान और श्रद्धापूर्वक, और अपनी शिकायतें भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं, अपने गिले शिकवे भी दूर करने का अच्छा समय है। कई बार प्यार का सबसे सुंदर रूप ये होता है कि खुलकर बातें की जाए। बहरहाल, कविता पर बहुत लंबी बहस चल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। लोग एक दूसरे की खूब खिंचाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। अब बहुत हुई भूमिका, मैं सीधा कहानी पाठ करती हूँ। कहानी का शीर्षक है
यात्रा यह बूढ़ों की ज़िंदगी से तारुफ रखती हुई कहानी है। पूर्णतः मेरी माँ की पसंद नहीं तो मैं दूसरी पढ़ती हूँ जो ज़मीन वाली कहानी है। एक कहें कि एक नीची जाति और ऊंची जाति ना कह के कहें कि मान लीजिए कि एक ज़मींदार और उसके आसामी, उसके काम करने वाले के बीच जो ज़मीन का बंटवारा होता है, उसकी कहानी या नॉर्थ पाँच वाली। लेकिन ये कहानी भी अच्छी है, बूढ़ों की त्रासदी इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। आज एक लंबे अरसे के बाद कृष्णा स्टोर खुला था। सुबह होते ही दुकान पर इक्के दुक्के ग्राहक जुटने लगे थे। परिचित जो भी आता एक ही सवाल करता, अरे कृष्णा दी आप लौट आए, हम लोग तो निराश ही हो गए थे। लगता था अब यह स्टोर कभी नहीं खुलेगा। बहू बेटे अब कभी आपको इधर नहीं लौटने देंगे। बहुत अच्छा हुआ जो कुछ दिनों के लिए हम लोगों की खोज खबर लेने आ गए। आपके नहीं रहने से हम सबको कितनी परेशानी हो रही है। कृष्णा दी चुपचाप एक पीड़ित मुस्कान ओढ़े सबका स्वागत कर रही थी। बीच मोहल्ले में कृष्णा दी की यह दुकान सबकी अपनी दुकान थी। दैनिक उपयोग की लगभग सभी सामग्रियां कमोबेश मात्रा में इस स्टोर में अवश्य रहती थी। सुबह, दोपहर, शाम, यहाँ तक कि रात में भी जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह निसंकोच कृष्णा दी को नींद से जगा कर भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेता था। आज अचानक कृष्णा दी का लौट आना और दुकान का खुल जाना पूरे मोहल्ले के लिए एक सुखद आश्चर्य था। पर सबसे अधिक खुश हुई थी रुक्मिणी मौसी। गठिया से पीड़ित और लाचार रुक्मिणी मौसी के लिए अपना दैनिक कर्म भी एक जानलेवा दर्द था। लाली की माँ 2 टाइम आकर चौका चूल्हा झाड़ू पोछा लगा दिया करती थी कि अपने एक पेट के लिए उन्हें खाना खुद बनाना पड़ता था। या वैधव्य की नियति थी। वैधव्य के कठोर साध्य जीवन में छुआछूत की ऐसी कठोर वर्जना थी कि अपने एक पेट के लिए उन्हें खाना खुद बनाना पड़ता था। कभी घर का कोई छोटा बड़ा सामान घटता तो लाली की माँ क्षण भर में दौड़कर कृष्णा जनरल स्टोर से ले आती। पर जब से कृष्णा दी के बेटे ने उन्हें जोर देकर अपने पास बुलवा लिया था, तब से वह स्टोर बंद ही पड़ा था। इसके बंद होने से सबसे अधिक तकलीफ रुक्मिणी मौसी को ही थी, क्योंकि लाली की माँ चौक तक जाकर जब भी कोई सामान लाती उन्हें 10 जली कटी सुनाए बिना नहीं रहती। आपके खातिर मुझे बहुत अबेर हो जाता है मौसी। एक बार तो आप कभी पूरे महीने का कोई सौदा मंगाते नहीं हैं। 10-20 रुपया का सौदा मंगाते हैं और 10 बार दौड़ाते हैं। दौड़ बढ़ा में मेरा कितना टाइम पास हो जाता है आपको क्या मालूम। रोज दिन दूसरे बीवी जी का सबका डांट खाना हमको अच्छा नहीं लगता। सबको टाइम पर ही काम चाहिए, पर हमको यहाँ से फुर्सत मिले तब तो। और वह गुस्से में बड़बड़ाती आंचल की खूंट में पैसे को जोर से गांठ देती, तमतमाती हुई घर से बाहर निकल जाती और उसी मुद्रा में घर में पैर रखती थी। रुक्मिणी मौसी उसके गुस्से का प्रहार चुपचाप झेलती थी। लाली की माँ के संघर्ष को वह भली भांति जानती थी। अपने जीवन में बैल की तरह निरंतर जुटी रहने के कारण उसके भीतर का सारा रस सूख गया।
उसका पति दिन भर रिक्शा चलाकर जो भी कमाता उसे शाम ढलते ही ताड़ी दारू में होम कर देता और 20-21 वर्ष का इकलौता जवान बेटा लाली बुरी संगत में पड़कर माँ की ठठरी बनती देख की एक एक बूंद खून की कमाई को अपनी आवारा गर्दी में झोंक देता। आखिर लाली की माँ के भीतर स्नेह का सोता बहता भी तो किधर से। जीवन की अजीजी में उसकी जुबान में नीम की कड़वाहट भर गई थी। उसकी वाणी की कठोरता से अंदर ही अंदर मरमाहत होती रुक्मिणी मौसी चुपचाप ठाकुर जी के बर्तनों को रगड़ती रही। आखिर ठाकुर जी ने उनकी सुनी। सुबह काम पर जाते ही लाली की माँ ने उन्हें खबर सुनाई थी, ओ मौसी, कृष्णा दी आ गई। अब हमें सौदा लाने चौक तक नहीं जाना होगा। बाप रे बाप, उनके नहीं रहने से कितना दौड़ना पड़ा है हमको। रुक्मिणी मौसी उसके प्रलाप को अनसुना कर अतिरिक्त उल्लास से गदगद होकर पूछने लगी, क्या सचमुच कृष्णा लौट आई है? कैसी है वह? अच्छी तो है ना? नहीं मौसी, पहले वाला चेहरा नहीं है, बिल्कुल सूख गया है। आपके बारे में पूछ रही थी। हम बोल दिए कि मौसी रोज दिन आपकी राह देखती थी। अब तो रहना है ना इधर? तो वो बोली, अब यहाँ से सीधे ऊपर जाना है। अरे लाली की माँ, भोर के समय शुभ शुभ बोलो। कृष्णा के दुख को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अपने पेट का जाया सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने उस दिन भी उससे कहा था, जिस दिन उसके दोनों बेटे घर बेचकर उसे यहाँ से चलने को कह रहे थे। जीते जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने उसे समझाया था और आज अचानक उसके लौट आने पर मुझे लग रहा है कि मकान का ठौर कितनी बड़ी चीज़ होती है किसी बेसहारा स्त्री के लिए। रुक्मिणी मौसी एक दीर्घ निश्वास खींचकर चुप हो गई। लाली की माँ मिश्री और अगरबत्ती का पैकेट लाने कृष्णा स्टोर चली गई। मौसी के इर्द गिर्द अतीत के कई दर्दीले पन्ने एकाएक बोलने लगे। कृष्णा स्टोर के खुलने की वह मार्मिक कथा, जिसकी शुरुआत स्थिति के एक कठोर दारू प्रहार से हुई थी। कैसी तूफानी रात थी वह। मूसलाधार बारिश, कड़कती बिजली, गरजते बादलों के शोर के साथ बर्फीली तेज हवा का चित्कार करता स्वर बंद कमरे में भी भयानक अट्टहास करता सुनाई दे रहा था। रुक्मिणी अपने पलंग पर चुपचाप बैठी हरि नाम का स्मरण कर रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा खड़खड़ाकर गिर जाएगा। कोई जोर जोर से उसे पीट रहा था। कैसी तेज दस्तक थी वह, जो पूरे घर को हिला रही थी। भय और आशंका से घिरी रुक्मिणी उठकर जब दरवाजे तक आई तो बाहर से एक कातर स्वर सुनाई दिया, मौसी जल्दी खोलिए। मौसी मेरे पास समय नहीं है, जल्दी खोलिए। अरे यह तो अपनी कृष्णा है। रुक्मिणी ने धड़कते हृदय से दरवाज़ा खोला था। पानी की बौछार से
पूरी तरह भीगी कृष्णा उन्हें देखते ही अपनी दोनों बाहें फैलाकर थपक पड़ी। मौसी, मेरा सर्वनाश हो गया। मौसी, इनका एक्सीडेंट। ऑफिस से आदमी आया है, मैं जा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे अकेले हैं घर में। टुकड़े टुकड़े में किसी तरह अपनी अधूरी बात कहकर विक्षिप्त सी दौड़ती गिरती पड़ती कृष्णा मौसी के बरामदे से नीचे उतरकर काल रात्रि के घने अंधकार में खो गई थी। भयानक काल रात्रि ने उसी दिन उसकी सारी खुशियों को अपना ग्रास बना लिया था। कंपनी के काम से टूर पर जाने के क्रम में गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हृदय विदारक घटना हुई थी। तब से आज तक रुक्मिणी ने कृष्णा के जीवन के हर सुख दुख को अपनी अनुभूति की आंखों से देखा और भोगा है। पति की मृत्यु के बाद कंपनी से कंपनसेशन के जो भी पैसे कृष्णा को मिले थे, वह सभी इस दुकान की कील पाया मजबूत करने में लगा। प्राइवेट फर्म की नौकरी पीड़ित परिवार के लिए भविष्य का कोई संबल नहीं बन सकती थी। नौकरी के लिए कृष्णा ने दर दर की खाक छानी। अंततः बहुत स्थिर होकर उसने निर्णय लिया कि इस घने मोहल्ले में एक जनरल स्टोर खोलकर वह अपने बच्चों की परवरिश करेगी। यह घर शीत ताप से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आसरा था उसके लिए। मकान के आधे हिस्से को पीछे से घेरकर कृष्णा ने उसे किराए पर लगा दिया था। अगले भाग के 2 कमरे में उसने अपनी सारी गृहस्थी समेट ली थी। बरामदे को घेरकर कृष्णा स्टोर की योजना बनी थी और जिस दिन शेर बटखारा लेकर वह दुकान पर बैठी थी, उस दिन अपने घर में कूट कूट कर रुक्मिणी मौसी खूब रोई थी। एक क्षण में जीवन कैसे बदल जाता है। कल तक यही लड़की हर शाम सज धज कर पति के साथ अपने दोनों बच्चों के लिए आंखों के सामने से हंसती गुनगुनाती गुजर जाती थी। बच्चे नानी माँ टाटा कहकर दूर तक हाथ हिलाते रहते थे और रुक्मिणी तृप्त नजरों से उन्हें निहारती हुई सोचती रहती थी, खून का कोई रिश्ता नहीं है इनसे मेरा। कृष्णा की माँ मेरे गांव की मंगोली बहन थी, यही ना। फिर भी कैसा लगाव, कैसी आत्मीयता है और अपना खून कब निरंग पानी बन जाता है, कोई नहीं जान पाता। आज 25 वर्षों बाद कृष्णा का खून भी निरंग पानी बन गया है, जिसकी धार में रुक्मिणी की तरह ही कृष्णा भी कागज की नाव की तरह हिचकोले खा रही है। एक चीज सी उठती है रुक्मिणी के भीतर, वह अंदर तक पसीज जाती है, लहरों पर कागज की नाव बनकर हिचकोले खाते इन रिश्तों को देखकर। पिता के अभाव में कृष्णा ने कभी अपने बच्चों को आर्थिक विपन्नता का कष्ट झेलने नहीं दिया। अच्छा खिला पिलाकर, पहना उड़ाकर हमेशा उनके मनोबल को ऊपर बनाए रखा। उनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति वह सबसे अधिक जागरूक थे। रुक्मिणी को याद है, एक दिन बहुत बेचैन होकर उसने कहा था, मौसी, मैं अपने बच्चों को यहाँ रखकर नहीं पढ़ाना चाहती। मुझे भय है नाप तौल का यह परिवेश कहीं उनके हाथों में भी शेर बटखारा न पकड़ा हो। अपने बच्चों के लिए उसने बहुत ऊंचा ख्वाब देखा था। उसके पति ने भी बहुत ऊंचा ख्वाब देखा था
मैं नमक रोटी खाकर भी उनके सपनों को पूरा करूंगी। उसके बाद ही अमित और सुमित का नामांकन देवघर के मिशन स्कूल में हुआ था और जीवन के संघर्ष पथ पर जूझने के लिए कृष्णा अकेली रह गई थी। आज उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में हैं। मनपसंद जीवन साथी का चयन करके उन्होंने माँ को इस महत्वपूर्ण दायित्व से भी मुक्त कर दिया। माँ की जीवन भर की तपस्या को विराम मिल गया, पर रुक्मिणी सोचती है जिस माँ ने अपने खून और आंसुओं से सींचकर अंकुरित बीज को हरा भरा फलदार वृक्ष बनाया, आज उसकी शीतल छाया का एक गज अंश भी उसके भाग्य में नहीं। आखिर क्यों? रुक्मिणी की थकी कमजोर बूढ़ी आंखें पनीली हो जाती हैं। उसका अपना जीवन भी तो चिलचिलाती धूप में एक कतरा सावन के लिए चातक की तरह टकटकी लगाए प्रतीक्षारत रहता है, पर उसका इकलौता बेटा प्रणव तो अब कभी छुट्टियों में भी घर नहीं आता। अपने खान पान नियम निष्ठा के कारण वे 10 दिन से ऊपर कभी अपने बहू बेटे के पास नहीं रह पाए। पोते पोती के स्नेह में बंधकर जब भी वे दिल्ली गईं, एक सप्ताह बीतते बीतते उनका मन वहाँ से भाग गया। उसी रसोई में एक तरफ गैस पर मांस, मछली, अंडा, मुर्गा पकता रहता, दूसरी तरफ हीटर पर उनके लिए दूध, पानी, साबुदाना उबलता रहता। रुक्मिणी बेबसी से उन खाद्य पदार्थों को निगल लेती। पोती श्वेता उनका विशेष ख्याल रखती थी। दादी माँ, आप दूध साबुदाना खाकर कितने दिन रहेंगी? मैं आज ही पापा से कहकर नया कुकर आपके लिए मंगवाऊंगी और कढ़ी भात बनाकर आपको खिलाऊंगी। केवल मीठा खाकर आप कैसे दिन भर रह लेती हैं दादी माँ? मेरा तो जी मिचलाने लगता है मीठा खाकर। और सचमुच उसने नए कुकर में दादी माँ के लिए भात कढ़ी बनाया था, पर कितना कुहराम मचा था उस खाने को लेकर उस दिन। रुक्मिणी नहाकर अभी पूजा पर बैठी ही थी कि बहू की चीख पुकार सुनकर सहम गई। सबकी जान लेकर रहेगी, इतनी छोटी सी लड़की से हीटर पर खाना बनेगा? देखो तो बिजली का कैसा तेज झटका लगा है। कढ़ी उबलकर हीटर के चारों ओर फैल गई थी। उसने बिना स्विच ऑफ किए बर्तन को उठा लिया था और चारों खाने चित्त हो गए। अगर मैं न आती तो राम जाने क्या होता। वोल्टेज फ्लक्चुएशन। प्रणव बेटी को हिलाता डुलाता बार बार पूछ रहा था, श्वेता ठीक तो है ना बेटा? हाथ बहुत झंझना रहा है क्या? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। रुक्मिणी से फिर वह खाना घोटा न गया था। वह दूध, सत्तू, फल यही सब खाकर बेटे के घर बहुत सहमी सहमी सी एक कोने में पड़ी रहती थी। कभी कभी दूध को लेकर भी बवाल उठ जाता था। खाने के टेबल पर मनीष अड़ जाता। बिना दूध के ब्रेड मुझसे नहीं खाया जाता। शाम के नाश्ते में कोई दूसरी चीज़ मैं नहीं खाता। तुम जानती हो मम्मी, फिर क्यों कहती हो सूखे ब्रेड चबाने को? बहू कर्कश स्वर में कहती, आज दादी माँ की एकादशी थी, दूध खत्म हो गया। खाना हो तो खाओ, नहीं तो चुपचाप चले जाओ। अभी दूध तुम्हें मैं कहाँ से ला कर दूँ? ऑफिस से थक हार कर लौटा प्रणव पत्नी पर झुंझला उठता। कितनी बार तुमसे कहा है माँ के लिए अलग से दूध मंगाया करो, तुम सुनती क्यों नहीं? बच्चों के हिस्से में ये क्यों चुराने लगती हो सब कुछ? पत्नी गुस्से से बिलबिलाकर उससे भी ऊंची आवाज में कहती,
मुझ पर मत दिखाओ यह तेवर। अभी तो पिछले दिन कह रहे थे कि माँ की दवाई में 2-3 हज़ार रुपए इस महीने अधिक खर्च होंगे, थोड़ा हिसाब से घर चलाना, और अभी कह रहे हो दूध अधिक क्यों नहीं लेती। अजीब आदमी हो तुम भी। मातृभक्ति में हम सबको कटोरा पकड़ाकर भीख मंगवाओगे क्या। प्रणव पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला जाता और देर रात वापस आता। रुक्मिणी चिक से घिरे फ्लैट की बालकनी में, जिसे दादी माँ का कमरा कहा जाता था, अपने बिछावन पर लेटी चुपचाप सारे प्रसंगों को देखती और झेलती रहती। नितांत एकाकीपन का बोझ उन्हें भीतर ही भीतर मथने लगता था। कुछ ही दिनों में वह भारी मन से माधोपुर लौट आती थी, जैसे आज कृष्णा लौटी है। प्रणव नहीं चाहता कि माँ अकेली माधोपुर में रहे। कारण चाहे जो भी हो, मातृ प्रेम या पैसे का सवाल, इस बात के लिए वह कितनी बार माँ से नाराज हो चुका था। एक बार तो उसने बड़ी कठोरता से कहा था, माँ तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। 2 जगहों के एडजस्टेबल स्टेटमेंट का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं यह मकान नहीं बेचूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे रहने से किराए पर लगाकर कुछ तो आमदनी हो ही सकती थी। कम से कम तुम्हारी दवा, फल और दूध के पैसे तो निकल ही जाएंगे इससे। हर महीने तुम्हारे लिए 3,000 भेजना मुझे बहुत कठिन पड़ता है माँ। तुम क्या जानो मैं कितनी परेशानी में रहता हूँ। अब श्वेता भी तो नन्ही सी लड़की नहीं रही, उसके ब्याह की भी तो फिक्र करनी है मुझे। रुक्मिणी शब्दों की चोट से आहत होती एकटक अपने यथार्थवादी बेटे का मुंह देखती रह गई थी। उन्हें पहली बार लगा था उपभोक्तावादी संस्कृति में आज खून के रिश्ते भी वस्तु की तरह से तराजू में तौले जा रहे हैं। बीमार माँ की दवा, दूध, फल पर खर्च किए गए पैसे बेटे की डायरी के पन्नों में एक बनिए के बही खाते की तरह नियमित दर्ज होते रहते हैं। उनका अंतर से एक अव्यक्त पीड़ा से खराब उठा था। वह सोचने लगी थी कि मैंने कितना अच्छा किया कि प्रणव के भेजे पैसे में से 1 पैसा भी अपने दूध दवा पर खर्च नहीं किया, बल्कि उन रुपयों को एक अलग पासबुक खोलकर पोती के नाम से फिक्स करती रही। स्वर्गीय पति की स्वतंत्रता सेनानी की सरकारी पेंशन से वह अपना सारा खर्च चलाती थी। बेटे की आत्मतुष्टि के लिए उन्होंने कभी इस सत्य को उसके सामने उजागर नहीं किया था, पर उस दिन मातृ प्रेम पर चढ़ा मुलम्मा जब शब्दों के खरोंच से झड़कर बदरंग हो गया, तो रुक्मिणी भीतर से टूट कर भी ऊपर से सहज होती बेटे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और एक पासबुक उसे थमाते हुए कहा था, इसमें 5 लाख रुपए है प्रणव, श्वेता की शादी में काम आएंगे, इसे निकाल दो। प्रणव अवाक होकर पूछ बैठा था, लेकिन माँ इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। माँ ने बहुत मीठी हंसी हंसकर कहा था, दवा, दूध और फल वाले ने सूद समेत लौटाया है बेटा, तुम्हारी ही अमानत है, इसे रख लो। प्रणव ने गदगद हृदय से माँ को अपनी दोनों बाहों में भर कर कहा था, माँ तुम कितनी अच्छी हो। रुक्मिणी की आंखें छलक पड़ी थी बेटे की बाहों के घेरे में। उन्होंने उन आंसुओं को बड़ी सफाई से पोंछ लिया।
अरे मौसी, आप अभी इसी तरह बैठी हैं? हम तो सोच रहे थे मौसी नहा धोकर पूजा के लिए अगरबत्ती की आस में बैठी होंगी, पर आप तो अभी तक नहाई भी नहीं हैं। लाली की माँ की तेज आवाज़ पर रुक्मिणी मौसी एक बार ऐसे चौंकी जैसे कोई गहरी नींद से जागी हो। विगत की स्मृतियाँ कुहासे की तरह उनकी आंखों के आगे से छट गई। वह लाली की माँ की तरफ देखती कहने लगी, कितनी देर लगा दी तूने, मैं तेरी ही राह देख रही थी। कृष्णा दी ने रोक लिया था मौसी। कहने लगी, आ बैठ, चाय बनाती हूँ, पी कर जाना। स्टोव में तेल नहीं था, चौक पर जाकर उनके लिए किरासन लाई हूँ, फिर चाय बनी तब पी कर आए हैं हम। क्यों, गैस नहीं थी क्या? रुक्मिणी ने जिज्ञासा की। गैस के दोनों सिलेंडर पहले ही एक एक करके दोनों बेटे उठा ले गए। कृष्णा दी बता रही थी कि यह स्टोव उन्होंने कल ही स्टेशन पर उतरकर खरीदा था। उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ से अभी उनका दाना पानी नहीं उठा है। दोपहर को कृष्णा आई थी। उसकी सूनी आंखों में रेत का सन्नाटा पसरा था, जिस पर उसकी अनकही पीड़ा के अनगिनत पदचिन्ह दूर दूर तक नजर आ रहे थे। मौसी ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। उस ममत्व भरे स्पर्श से निःशब्द सन्नाटे का वह रेतीला बांध एकाएक टूट गया। हिचकियों में डूबती उतराती कृष्णा धीरे धीरे मौसी को सब कुछ सुना गया। बेटे लाड़ और प्रेम दिखाकर माँ को अपने पास जीवन की सारी खुशियाँ देने गए थे, पर अचानक एक दिन जब कृष्णा छाती की असहनीय पीड़ा से छटपटाती हुई बेहोश हो गई, तो टाटा के हॉस्पिटल में उसे दाखिल कराया गया। सब तरह की जांच टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसके फेफड़े के वाल्व खराब हो गए हैं। ऑपरेशन से जीवन के कुछ दिन बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बाद शुरू हुआ माँ के इलाज के लिए भाइयों के बीच खींचतान का वह शर्मनाक प्रसंग। अमित ने फ़ोन पर सुमित से कहा था, मैं 6 महीने से माँ को अपने पास रखकर लगातार उनकी देखभाल कर रहा हूँ। आँख के ऑपरेशन में भी तुमने 1 पैसे की भी मदद नहीं की। अब 3-4 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे होगा? तुम बैंक की नौकरी में हो, चाहो तो एक दिन में लोन लेकर सारी व्यवस्था कर सकते हो। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा ही। उसके बाद भाई के बुलावे पर एक दिन के लिए सुमित कलकत्ता से आया था। दोनों भाइयों के बीच गर्म